स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर और जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एफएसएसआई के बारे में। तो एफएसएसआई लाइसेंस होता क्या है और ये किन चीजों में लगेगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका खर्चा कितना लगेगा, अगर ये करवाने जाऊंगा तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा और कितना दिन में मिलेगा, क्या मुझे ये अभी कराने बैठना पड़ेगा या जब ऑर्डर मिलेगा तब कराना है। तो सारी चीजें यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज है, जब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काम करते हैं तो काफी सारे जो भी प्रोडक्ट हमें फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड है, प्रोसेस्ड है, पैक्ड है, लेबल्ड है, इन सारी चीजों में एफएसएसआई का नंबर लगना मैंडेटरी है, वरना आपके प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर क्या इसमें नारियल के लिए भी लगेगा ना, नारियल के लिए नहीं लगता है। जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर कोई प्रोसेस नहीं है, नेचुरल पैकेजिंग है, तो उसमें कोई नहीं लगेगी। मगर आप ऐसे कुछ करोगे कि नारियल को तोड़ोगे, उसका कोपरा बनाओगे या कुछ और चीजों के उसका ग्राइंडिंग करके आप भेजोगे, तो एफएसएसआई लाइसेंस लगना मैंडेटरी है। अगर आप इसमें कौन सी कैटेगरी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे काफी सारे कैटेगरीज होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी लीगल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये मेनली फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ के बारे में इंश्योर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कितना एफिशिएंटली काम करता है ये आप लोग जानते हो। कहीं पे होटल में होगा, एफएसएसआई उनके पास है, मगर कीड़े मकोड़े सब रहते हैं, खाने में कभी कभी कुछ भी आ जाता है। तो ये चीजें सिर्फ मैं छोटे होटल्स की नहीं बोल रहा हूँ, स्टार होटल्स में भी ये हालत है। तो कभी कभी क्या होता है ना, वो गंदगी या हाइजीन जो मेंटेन करना होता है ना, इंडिया में उसका एक कॉस्ट है, तो मैनेज कर सकते हो जो भी है, तो वो बड़ा दिक्कत आता है। बट एंड ऑफ द डे रियलिटी है, अभी हमें भी उतना ही इसी दुनिया में जीना है, तो ज्यादा कुछ नहीं सर पीटेंगे। मगर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, नाम के लिए तो कम से कम ये लेना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। इसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी कितनी है वो आप ही देख लो। बट एंड ऑफ द डे अगर एफएसएसआई है, भले ही वो लाइसेंस के बारे में कुछ भी हम बोले या उसकी कितनी एफिशिएंसी है, अगर कंप्लेंट करेंगे तो कौन एक्शन लेगा, ये सब चीजें ऑब्वियसली है। बट एक हद तक आप ये सोच सकते हो कि भैया अगर इसके बिना काम चल सकता है क्या, अगर मेरे पास एफएसएसआई है तो मेरा एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसका इज्जत है या नहीं है, वो नंबर लेने से हमारी इज्जत बन जाती है। तो वो आप एक स्टैंडर्डाइजर रख सकते हो। अभी देखो, हम कोई एग्जाम लिखने वाले तो है नहीं, राइट, क्योंकि हम तो एक्सपोर्टर्स हैं। अगर इसमें कहीं पे भी आपको ज्यादा डिटेल चाहिए होगा, पूरा एक्ट पढ़ना है, तो फूड सेफ्टी एक्ट है, तो 2006 का वो जाके पढ़ लीजिए, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली ये लाइसेंस 14 डिजिट का होता है, ये नंबर आ जाएगा तो आपके पैकेजिंग, आपके बिजनेस प्रेमाइसेस, आपके ट्रक ट्रैक्टर जो भी चलाते हो, जो भी आपका मेटेरियल कैरी करेगा, उसमें सब ये लगेगा। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर हाउसेस है, या आप कहां से बेचते हो, वहां पे भी आपको एफएसएसआई का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है कि लाइसेंस अगर बिना ऑपरेट करते हो, मान के चलो कि एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते, एक तो वो बात है, मगर अगर आप लोकल में भी अगर आप काम करते हो, वरना यहां पे क्या होता है कि 5 लाख का पेनल्टी लगेगी या सीधा जाके 6 महीने का जेल या दोनों। तो ये चीजें आपको खर्चा बैठेगा। तो यहां पे क्या है ना, इसकी एक एक्सपायरी होती है, साल का भी ले सकते हो, 5 साल का भी ले सकते हो, 3 साल का भी ले सकते हो, इसमें आपको डिपेंड करेगा कि कितना साल का आपका लेना है। तो यहां पे क्या क्या टाइप होता है, एक तो हो गया कि बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो पानीपुरी वाला ठेला है ना, अगर आप पानीपुरी ठेला लगा रहे हो तो ये बेसिक वाली चाहिए होगी, इसको 100 रुपए में आपको मिल जाएगा साल भर के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा नहीं है। जो पीटी रिटेल्स होते हैं ना, जो पानीपुरी का ठेला लगा दिया, उनके लिए ये वाला चल जाता है। कितने टर्नओवर तक, 12 लाख का। अगर 12 लाख का ज्यादा टर्नओवर है, पानीपुरी का ठेला है मगर 12 लाख के ऊपर का है, तो फिर आपको स्टेट लाइसेंस पे अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसमें मीडियम साइज है, जो 2000 से 5000 के बीच का इसका फीस है, 1 से 5 साल के बीच का आपको वैलिडिटी मिल जाएगा। मगर यहां पे 12 लाख से 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन के ऊपर, अगर 20 करोड़ के ऊपर का है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। सर मेरा तो अभी, मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि मेरा 20 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जाएगा। एक देखो, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आप 1 रुपए का भी टर्नओवर मत करो, 1 फुटी कौड़ी का भी व्यापार नहीं किया, तो भी आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। आप कभी भी स्टेट लाइसेंस के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा, और वो भी 1 साल का जो भी है वो आपको लेना पड़ेगा, विच इज 7500, जो लीगल फीस है। अगर सीए और हमारे पास साथ आते हो तो करीब करीब 20,000 का, ऊपर नीचे 15 से 20,000 के बीच का ही खर्चा आपको बैठेगा। स्टार होटल्स है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, अगर काफी लोग फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, सो लगेगा, बिल्कुल ही लगेगा। आपको इंपोर्ट के टाइम पे भी एफएसएसआई की डिटेल चाहिए होती है, और जब एक्सपोर्ट भी करते हो तो एफएसएसआई को मेंशन करना होता है। तो लाइसेंसेस में क्या होता है, यहां पे अगर
यहाँ पे लाइसेंस में एक्सपोर्टर्स के लिए मैंडेटरी है, जो सेंट्रल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, आपका टर्नओवर कुछ भी हो, जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे आपका एफएसएसआई का डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका नंबर लगेगा, उसको वेरीफाई करके ही आगे उसका अप्रूवल मिलेगा। तो वो भी एक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी और सेफ्टी चाहिए होगा। काफी लोगों को क्या होता है, सर डोमेस्टिक में तो एफएसएसआई चाहिए, बाहर भी चाहिए क्या? आप कहीं पे भी इंडिया की प्रोडक्ट जहां पे बिकता है ना, वहां पे अगर आप बॉक्सेस चेक करोगे, वहां पे भी इंडिया का लेबल वहां पे मेंशन होता है। तो वो चीजें आपको इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स में भी आपको मेंशन करना होता है। अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो बाहर जब बिकेगा एफएसएसआई नंबर उसके ऊपर होना चाहिए, वो पैकेजिंग का ही रिक्वायरमेंट है। तो एफएसएसआई नंबर्स और लेबल जो होते हैं ना, तो मैंडेटरी उसका लाइसेंस नंबर आपके पैकेजिंग के ऊपर होना चाहिए। प्राइवेट लेबलिंग करो, मैन्युफैक्चर का भी होना चाहिए और ब्रांड ओनर का भी होना चाहिए। काफी लोगों को क्या लगता है ना, सर मेरा तो व्हाइट लेबल्ड है। अभी देखो किसी का मैं चिप्स बना रहा हूं, राइट, मेरा फैक्ट्री है, मैं चिप्स बना रहा हूं। अभी मैं, आप आओगे, आप बोलोगे सर मेरे पास क्लाइंट है जो बाहर का है, उनके नाम पे हमें चिप्स बना के देना है। डिजाइन सब उनका रहेगा, मगर एफएसएसआई का नंबर मेरा भी लगेगा और उनका भी, जो हमने मर्चेंट पे या मार्केटिंग पे हमने लगाया था, वो भी यहां पे लगेगी। तो यहां पे क्या होता है ना कि मर्चेंट सेंट्रल लाइसेंस तो आपको लेना पड़ेगा, दैट्स अग्रीड। तो इसमें भी तरीके होते हैं, मर्चेंट का होता है, मार्केटिंग का होता है, मैन्युफैक्चर का होता है। आप किस कैटेगरी में आप लेते हो तो उस कैटेगरी का आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर आप, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का लिया हुआ है क्योंकि मैं बना रहा हूं चिप्स, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का एफएसएसआई है, मेरा भी लगेगा। साथ ही साथ जो ब्रांड बेच रहा है मार्केटेड बाय, तो उसका भी वो लगेगा। तो क्या होता है ना, एक तरह का गेम है। अगर देखो इसमें छुपा तो नहीं सकते हो, इसको दोनों डिस्प्ले करना ही पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। मगर इसमें एक दिक्कत ये आता है कि काफी लोगों को क्या है ना, एफएसएसआई के बारे में ज्यादा समझ नहीं है या बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं पता। तो ये थोड़ी एडवांस लेवल का है। अगर आपको मैं दिखाऊं, एक प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, किसी कम ब्रांड का भी, अगर वो एक फूड कैटेगरी में है, अगर वहां पे सिर्फ एक ही एफएसएसआई नंबर है और वहां पे लिखा गया मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय, तो फिर वही कंपनी जो बनाता है वही बेचता है। अगर कोई कंपनी है ऐसा जो पैकेज कोई और बना रहा है और बेच कोई और रहा है, और उनके बीच में कोई एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट नहीं बना है, मान के चलो जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं वो सिर्फ वो मसाला, वो फ्लेवर, वो टेक्सचर सिर्फ इसको नहीं दूंगा, या आपके साथ ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं बना है कि एक्सक्लूसिविटी है, तो क्या होगा ना, सिर्फ एफएसएसआई नंबर सर्च करने से ना आपका मैन्युफैक्चर पता चल जाएगा और सीधा आपका क्लाइंट मैन्युफैक्चर के पास पहुंच जाएगा। इसमें कोई भी दूसरा सीक्रेसी नहीं रख सकते हो आप। एफएसएसआई नंबर लो, ट्रेस करो, फैक्ट्री मिल जाएगा। अगर फैक्ट्री और आपके बीच में कोई तालमेल नहीं है तो फिर ऑर्डर डायरेक्टली भी जा सकता है। इसको हम लोग नॉर्मली बिजनेस में ना बाईपास बोलते हैं। आपको छोड़ के डायरेक्टली उड़ के वो मैन्युफैक्चर के पास चला जाएगा, उसका एफएसएसआई डिटेल्स। इसलिए मैं काफी बार बोलता हूं, जब तक आप डील क्लोज नहीं करते हो या ऐसे मैन्युफैक्चरर के साथ अग्रीमेंट करो जहां पे वो कम से कम आपके बायर के साथ डायरेक्टली डील ना करे। देखो धोखा देने वाले कैसे भी देंगे, राइट। कम से कम ट्राई करो कि एक अग्रीमेंट इन प्लेस हो और आप जो प्रोडक्ट में डील करते हो उसका एक्सक्लूसिव मिल जाए। थोड़ी वॉल्यूम, देखो इनिशियली जब आप काम करते हो ना एज अ मर्चेंट ट्रेडर, आपको भी नहीं पता कितना ऑर्डर मिलेगा या कितना बिजनेस आपका कर पाओगे। तो फैक्ट्री वालों को कैसे बोलोगे कि भैया मैंने फैक्ट्री पूरा दुकान डाल के बैठा हूं और आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, तो मुझे कोई एश्योरेंस नहीं है कि आप पूरा मेरा उठा पाओगे, पूरा माल जो मेरा प्रोडक्शन है वो पूरा उठा पाओगे। तो फिर मुझे ऑब्वियसली किसी और को भी बेचना पड़ेगा। तो जब आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तब तक आप खेल सकते हो, एक लिमिट तक आप उनको बोल के कि भैया देखो ऐसे ऐसे चीजें हैं, आप हमें ही बेचो, इतना अग्रीमेंट करके आप ले सकते हो। मगर काफी बार ऐसा होता है कि उतना वॉल्यूम है ही नहीं, थोड़ी कम वॉल्यूम है, तो फिर आपको ये चैलेंजेस आना शुरू हो जाता है कि हाँ भैया अगर मैंने एफएसएसआई के नंबर तो छापना ही पड़ेगा, अगर छाप दूंगा तो डायरेक्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे। तो ये थोड़ी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग रखो, थोड़ी ईमानदार लोगों से काम करो। आज भी थोड़ी बहुत ईमानदार लोग मिल जाएंगे आपको मार्केट में, तो देख लीजिए अगर वो हो सकता है तो। वरना जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो हम बना के दे सकते हैं, नेगोशिएशन हम करके दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो टीम से बात करिए और चीजें सॉर्ट आउट कर लीजिए, या एग्रीमेंट का जो भी ड्राफ्ट होना चाहिए वो भी हम दे देते हैं, वो भी आप परचेज करके काम करना शुरू कर सकते हो। और ये आपके इनवॉइसेस और रिसिप्ट्स में मैंडेटली मेंशन कर लेना, क्योंकि एफएसएसआई नंबर आपके नीचे आना चाहिए। आपको लोगो है, बाकी चीजें जब मेंशन करते हो एफएसएसआई का नंबर विथ लोगो आप वहां पे मेंशन कर दीजिए। ये मैंडेटरी रूल्स है, थोड़ा बहुत आप सेफ रहोगे। इसमें कौन सी चीजों में मुझे एफएसएसआई की चाहिए होगी, डेयरी एंड मिल्क में चाहिए, पोल्ट्री एंड मीट एंड पोल्ट्री में चाहिए, फिश एंड सी फूड में चाहिए, ऑयल, सीरियल्स, स्नैक्स, बिवरेजेस, रेस्टोरेंट। अभी होटल, हम तो एक्सपोर्टर्स है, होटल एंड इंडस्ट्री का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टर्स सबको लगेगा।
ई कॉमर्स का कोई भी फूड बिजनेस है उसमें भी लगेगा, छोटा बड़ा कुछ भी हो। मैं बोल रहा हूं ना कि पानी पूरी के ठेले से लेके बड़े बड़े कंटेनर्स आप एक्सपोर्ट करो, सब में एफएसएसआई लगेगा ही लगेगा। अगर आप खाने के कोई भी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, अगर नेचुरल प्रोडक्ट है, सर मैं तो चावल बेच रहा हूं, तो देख लो, अगर पैक नहीं कर रहे हो तो गनी बैग में बेच रहे हो तो उसकी बात अलग है, मगर वो पैक्ड है तो एफएसएसआई नंबर लगना ही चाहिए, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशंस यहाँ पे इस जाके आपको खुद को करना है। मान के चलो कि 7-8 हज़ार में हो जाएगा, किसी को क्यों पैसे दे। देखो क्या होता है ना, इसमें इंस्पेक्शन भी होगा, रिजेक्शन भी होगा, शोकास नोटिस भेजेंगे, उसके लिए रिप्लाई देना पड़ेगा, और ये सारे चीज़ें अगर आपको हैंडल नहीं करना आता है तो प्लीज़, अगर आपका क्वालिफिकेशन सीए का नहीं है तो आप रहने दो, किसी प्रोफेशनल से बना देना। 10-20 हज़ार जाएगा भी तो एक बार का है, उसको बना के रिन्यूअल करते रहो तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाइए, आपको कौन सा चाहिए होगा लाइसेंस, तो मैंने बताया सेंट्रल लाइसेंस आपको चुनना है, भले ही आपका कोई भी टर्नओवर हो। ऐसे नहीं कि टर्नओवर के हिसाब से आप स्टेट ले लिया या बेसिक वाला ले लिया, ऐसा मत करना। जो भी है सेंट्रल लाइसेंस ही आपको लेना पड़ेगा। उसमें ये फॉर्म फिल करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन करोगे तो उसको अपलोड कर देना, ऑनलाइन पे फी पे कर देना, और ये सारे प्रीमाइसेस की इंस्पेक्शन होगी। अगर बेसिक है, पानीपुरी ठेले वाले के पास कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं आएगा, अगर कोई कंप्लेंट नहीं है तो ऑब्वियसली कोई आके चेक नहीं करेगा। मगर एक प्रीमाइसेस अगर इंस्पेक्शन के लिए स्टेट या सेंट्रल का है तो वो लोग आएंगे, चेक करेंगे कि भैया आपका ऑफिस कितना। मगर देखो क्या है ना, इसमें स्टोरेज भी हो सकता है। अभी मीट मैंने ले लिया फैक्ट्री से, कहीं पे स्लॉटर हाउस है, मैंने वहां से मीट खरीद लिया, बफेलो मीट की बात कर रहा हूं, तो बफेलो मीट मैंने लेके आया और मेरा गोडाउन यहाँ पे है, तो गोडाउन भी रजिस्टर होना चाहिए एज अ वेयर हाउस। उस कैटेगरी के अंदर मेरी एफएसएसआई का नंबर निकलना चाहिए, तभी आप उस वेयर हाउस में रख सकते हो। तो वो लोग क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन करेंगे कि भैया आपने बोला है आपका वेयर हाउस है, बताओ कितना बड़ा वेयर हाउस है, कैसा मैनेज कर रहे हो, कैसे वहां पे रखोगे, पानी इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या अगर कोई खराब हो जाती है उसको कैसे अलग करोगे, ये सारी चीजें वो चेक करके जाएंगे। ठीक है, काफी बार आते भी नहीं है, ऐसे ही चेक हो जाती है, राइट। तो इंडिया में ऑब्वियसली आप लोगों को पता है ही, बट चीजें मैं सिंपली बता रहा हूं, बस ध्यान रखना, ठीक है। मगर ये लाइसेंस आपको ज्यादा से ज्यादा 30 to 60 डेज के बीच में मिल जाएगा। तो अगर कोई एरर आ रहा है, या मान के चलो कि कोई कंप्लायंसेस इश्यूज है, उन्होंने बोला कुछ चेंजेस करने के लिए, वो चेंजेस करके फिर दोबारा रिक्वेस्ट दोगे, दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, वो सारी चीज़ों के लिए थोड़ी टाइम लग सकता है, मगर नॉर्मली स्टैंडर्ड 30 to 60 डेज के अंदर हो जाता है। अगर बेसिक में क्या है ना, बेसिक में कुछ नहीं है, आप अप्लाई करो, इमीडिएटली फोटोज वगैरह डाल दो, तो वो चीज़ें वो लोग मैनेजली वो ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ तंग नहीं करते। मगर स्टेट और सेंट्रल में क्या होता है ना, ये बल्क वॉल्यूम पे जाता है, तो एक्सपोर्ट में करने के टाइम पे भी ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा है और थोड़ी सेफ्टी भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इंस्पेक्शन करके बता देता है। इसके बाद भी काफ़ी जगह गलत चीज़ें होती है, बट क्या कर सकता है, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड अगर एक मीट एक्सपोर्टर हो, क्योंकि ज़्यादातर डेयरी वगैरह सब सेम ही है, मीट का भी सेम ही है। इसमें क्या क्या लगेगा, पैन, आधार, बिजनेस का जो प्रूफ है, बिजनेस प्रीमाइसेस का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, तो उसके बाद ऑथराइजेशन जो भी आपको बोर्ड का है वो अगर वो चाहिए होगा तो फिर वो चाहिए। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, प्लान, जो आपके फ्लोर मैप होती है ना, तो वो चाहिए होगा। फिर ब्लूप्रिंट प्रीमाइसेस का, एफएसएसआई का, जो अगर अब मान के चलो कि सर मैं तो एक्सपोर्टर हूँ ना, मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मैं तो इस स्लॉटर हाउस से खरीद रहा हूँ, तो अगर आप एक स्लॉटर हाउस से खरीद रहे हो, आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर का लाइसेंस आप बनवा रहे हो, तो आपको एफएसएसआई लाइसेंस लगेगी उसका जिसके स्लॉटर हाउस है। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको भी नहीं मिलने वाला। अगर उसका लाइसेंस पहले बनवाओ, अगर उसके पास नहीं है, उसका स्लॉटर हाउस नया खुला है, तो फिर उसका लाइसेंस बनवाओ, फिर उसके लाइसेंस को लेके आप अपने लाइसेंस रजिस्टर कर सकते हो। क्योंकि क्या क्या होता है ना, इसमें बैक टू बैक अटैचमेंट होती है। पहले आपको पकड़ेंगे, गलती हुआ, अगर कुछ गलत हुआ, पैकेज पलटेंगे, फिर पहले आपको पकड़ेंगे, फिर आपके मैन्युफैक्चरर को पकड़ेंगे, फिर दोनों का कंटेमिनेशन चेक करेंगे, कहाँ गड़बड़ हुई है, तो फिर बाद में आपको जो भी पेनल्टी डालना है या आपको सीज करना है, जो भी है उस टाइम पे डिसाइड होगा। मगर एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर स्लॉटर हाउस या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी यूनिट जिससे भी आप टाई अप कर रहे हो, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। सिर्फ अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपको सिर्फ स्लॉटर हाउस का एफएसएसआई नहीं देखना है, वो एपेडा का अंदर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर वो एपेडा रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस नहीं है तो भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो पहले देखो कि उसके पास एफएसएसआई है, एपेडा नहीं है तो एपेडा रजिस्टर करवाओ, दोनों करके फिर आगे काम करना शुरू करो, वरना ऐसे ही ये होने वाला काम नहीं है।
अगर कोई पानी का इस्तेमाल करते हो, जैसे मैंने बोला था, उसका भी टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि स्लॉटर उधर हो गया, आपके पास आ गया और आपके पानी में कंटेमिनेशन है, तो उसके वजह से जो भी खाना है वो खराब हो गया, तो फिर उसका दिक्कत आ सकती है। इसलिए पानी का भी टेस्टिंग आपको करवाना पड़ेगा। फिर फोटोग्राफ्स, फिर डिक्लेरेशन। यहाँ पे जिम्मेदारी आप लोगे, कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझे जेल के अंदर डाल दो, ये वाली डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। अगर ये दे दिया तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो मिनिमम 30 to 60 डेज आप मान के चलो, जल्दी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि रोहित भाई आपने बोल दिया तो जल्दी नहीं हुआ, काफ़ी जल्दी हो गया, 2 दिन में मिल गया। लकी हो यार, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं मिलता, मैंने देखे हुए हैं। ये कंप्लीटली ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होता है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं ना, सीट बेल्ट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, कुछ लोग पुलिस वाले छोड़ देते हैं, हाँ भाई ठीक है गलती हो गई, थोड़ा पहन के चला कर। कुछ लोग होते हैं रिसिट फाड़े बिना नहीं छोड़ेंगे या गाड़ी सीज किए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कौन सा ऑफिसर आएगा, क्या है, कैसा है, वो सब चीज़ें मैटर करेगा। बट नॉर्मली अगर आप एक प्रोफेशनल से करवा दोगे तो उनको पता है कि गलतियां कहाँ हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो अगर आप हमसे कराते हो तो करीब करीब 18,000 का खर्चा है, वो देख लो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन 100 रुपये में, स्टेट का 5,000 में, सेंट्रल 7,500 अगर आप करते हो, राइट। वरना हमसे कराते हो तो ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, वो देख लेना। तो अप्लाई कहाँ से करना है? अगर ऑफलाइन करनी है तो स्टेट में जाके आप डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर सकते हो। इसमें देखो आज के टाइम पे एफएसएसआई में कोई भी कंप्लेंट भी करोगे तो सुनने वाले कम है। उसमें भी इन्होंने बोलने के लिए तो इनके पास कोई सिस्टम है, तो ट्राई करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, प्रोफेशनल कंसल्टेशन से ले सकते हो, हमसे ले सकते हो, या कोई सीए फर्म से भी आप एफएसएसआई करा सकते हो। कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा ही है, मगर कभी कभी दिक्कत दे देता है। अगर दिक्कत नहीं दिया तो एकदम खत्म हो जाएगा। अपेडा और मेपेडा, ये दोनों चीज़ें अगर सी फूड या मीट में है तो ये दोनों का भी आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सो लोकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज़ के साथ भी आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। सो यहाँ पे चैलेंजेस क्या होगा अगर एक मीट एक्सपोर्टर्स है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग हाइजीन के ऊपर बोलते हैं, उसको काटेंगे कैसे, फिर उसको मैनेज कैसे करोगे, आपके इक्विपमेंट कितने अच्छे हैं, जंग नहीं पकड़े हैं, तो इसमें कंटेमिनेशन ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हाइजीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी कुछ रहता है। तो एफएसएसआई के अंदर इसका ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर अप्रूव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना नहीं है, थोड़ा चेंजेस अगर वो मांगते हैं तो फिर वो चेंजेस करके फिर दोबारा आपको सबमिट करना होता है। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन स्लॉटर हाउस का जो भी है, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, एनिमल हस्बेंड्री का अगर कुछ है तो वो है। काफ़ी बार दिक्कत ये आ सकता है कि इंस्पेक्शन डिले हो जाता है। ऑफिसर एक है, कभी कोई स्कीम निकल गया तो एक ही जोन पे इतने सारे फैक्ट्रीज खुलने लग गए, तो इंस्पेक्शन थोड़ी डिले हो सकती है। वो थोड़ा आप एक मैनुअली एक बार चेक कर लो। तो कोई भी कंप्लेंट्स या इंस्पेक्शन होगा पोस्ट लाइसेंस, ये कभी ऐसा नहीं है कि एफएसएसआई का एक बार ले लिया, लाइसेंस मिल गई तो हो गया। आपको ये हाइजीन और ये जो सेफ्टीज है ये आपको हर बार मेंटेन करना होता है, क्योंकि इंस्पेक्शन कभी भी आ सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर आएंगे, पानी चेक करेंगे, मटेरियल चेक करेंगे, रॉ मटेरियल का सैम्पलिंग करेंगे। अगर कहीं पे गड़बड़ी निकली तो पूरा आपका फैक्ट्री बंद पड़ जाएगा। इसमें मर्चेंट ट्रेडर का और भी रिस्क है। मर्चेंट ट्रेडर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं सर वो तो फैक्ट्री बंद हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं। अरे भैया, आपने उसी फैक्ट्री के नाम पे आपने लाइसेंस लिया हुआ है। आपको ऐसा नहीं कि 5-6 लाइसेंस लेके बैठ गए। तो जिससे लाइसेंस लिया हुआ है उसके सामने जब आपने लिया हुआ है, अगर वो फैक्ट्री बंद हो गया और आपने उसको एडवांस दिया हुआ है, वहां पे कुछ कंटेमिनेशन हो गया तो आपको यहाँ पे पूरा झटका लग सकता है। और क्लाइंट को बोल भी नहीं सकते भैया वहाँ पे कंटेमिनेशन हो गया इसलिए मैंने ऑर्डर रोकना पड़ा, तो वो चीज़ें तो आपके पास ऑप्शन रहेगा नहीं। थोड़ा संभाल के। कंप्लायंस आफ्टर लाइसेंस आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, आपके पैकेजिंग के ऊपर प्रिंट करना पड़ेगा विथ लोगो, और बिफोर एक्सपायरी होने से पहले ही रिन्यू कर लेना। अभी ड्राइविंग लाइसेंस ही एक्सपायर्ड है तो फिर ड्राइव तो कर ही रहे हैं, चला तो सकते हो, मगर रिन्यूअल इंपॉर्टेंट है। कभी ध्यान नहीं जाता है, अगर ध्यान गया तो फिर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स रुक जाएंगे। स्पेशली जब आपका मीट का प्रोडक्ट, आप सोचो ना एक कंटेनर का 1 किलो के हिसाब से 500 या 600 रुपये पर किलो मान के चलो। अगर आपने 28,000 डाला हुआ है, मटेरियल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, 7,500 के लिए आपका कोई लाइसेंस नहीं है तो उसकी वजह से आपका मटेरियल रुक जाएगा, तो फिर बहुत बड़ी लॉस हो सकती है, राइट। और उसका डिलेज होते हैं। ऑब्वियसली जो मीट जाएगा वो तो फ्रोजन में जाएगा, रीफर कंटेनर लगेगी, तो रीफर कंटेनर का अलग ही खर्चा है, तो वो हाथी पालने जैसा आदत है। तो बट ओवरऑल देखो कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ढंग से करोगे तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या होता है कि मर्चेंट है तो मैन्युफैक्चर का चाहिए,
और ट्रेडिंग करते हो तो उसका भी दोनों का साथ में डालोगे, मगर एक अग्रीमेंट ढंग से कर लेना सो दैट आपका बाईपास ना हो जाए, वरना बायर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास चला जाएगा और आपको आगे वाला बिजनेस ऐसे निकल जाओगे। तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें कहीं पे दिक्कत आती है, ये जितना मुझे बताना था इतना सारा काफ़ी है आपके नॉलेज के लिए। अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज चाहिए तो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, या इसका फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, उसको जाके डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो, या आपको फ्री में पढ़ना है तो पूरा एक्ट पढ़ सकते हो, जितना भी आपको समझना है वो सारी चीज़ें बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस फूड सेफ्टी एक्ट में आ जाएगा, वो वहां पे आप देख के काम करना शुरू कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।